हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सेकेंड लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है मेरा, क्योंकि इसमें जो है कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है जो कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती है, तो उनको हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो वेलकम टू जेई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू। मेरा नाम हेमंत सिंगल है। आई एम ए फॉर्मर चाइल्ड। ठीक है, और जब मैं बच्चा था तभी मेरा जेई में हो गया था। मैं जेई में मतलब आईआईटी में हो गया था। आईआईटी कानपुर जाके मैंने जो है अपना 16th बर्थडे मनाया था। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा यंग पहुंच गया था। और तो 62 रैंक आई थी मेरी। और काफ़ी सालों से मैं आप जैसे अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो साथ में मिलके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स सीखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम इसमें? हम पढ़ेंगे वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डाइपोल, और जो है इन सब से मिला जुला के सवाल जो होते हैं, यही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वेलकम अगेन। शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल धमाकेदार रहा ये। ठीक है बच्चों, तो मैं स्क्रीन से एक बार बाहर चले जाता हूँ। आप ये सवाल देखिए। सवाल को देख के डेफिनेटली इसको जो है अटेम्प्ट कीजिए, और फिर हम साथ मिलके करेंगे। आई एम श्योर आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी सीखी नहीं होगी। और बहुत बढ़िया सवाल लेके आए। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कीजिए। पॉज कीजिए बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये सवाल जो है डेफिनेटली अटेम्प्ट किया होगा, और आपने ये सवाल जो है ट्राई किया होगा। तो इसको करते हैं हम। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल में हमें क्या दिया बच्चों? सॉरी, वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल्स है हमारे पास, जिनका मास m और 2m है। इन चार्ज पार्टिकल्स का हमें मास दिया गया है। सो वन इज m एंड द अदर इज 2m। ठीक है, और कोई ग्रेविटी नहीं है। दे आर मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में हमें दिखाया गया है, इसी तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज d। दोनों के बीच की दूरी जो है शुरू में d है, और वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेलोसिटी दी है m की लाइन के परपेंडिकुलर है, 2m के लाइन के अलोंग अवे है। ठीक है, with 2m having velocity along the line joining the particles in the subsequent motion of the particles। मोशन, आगे जो मोशन होता है, दे आर फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस 3d फ्रॉम ईच अदर एटलीस्ट ट्वाइस। मतलब एक दूसरे से इनका डिस्टेंस जो है कम से कम दो बार 3d होता है। ठीक है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑफ द पार्टिकल। तो चार्जेस ऑप्शन को देख के हमें पता पड़ रहा है चार्जेस की जो है हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें निकालनी है, कि चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। और ये तो जो है, ये तो आपका जो है यूनिट डायमेंशन मैच करने के लिए, तो आपको बस ये नंबर निकालना है। चार्ज की अपर लिमिट √2/3 से ज़्यादा होगी, और √18/19 या 17/18 से कम होगी, या 3/4 से ज़्यादा होगी रूट के अंदर सब। ठीक है, तो k² आता है, तो इसलिए रूट के अंदर आना ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? हमें चार्ज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी है, कि इनके बीच की दूरी जो है कम से कम 3d तक जाए और इनफाइनाइट ना जाए। क्यों इनफाइनाइट ना जाए? इनफाइनाइट अगर जाती है तो इनके बीच ये जो 3d पे है एक दूसरे से दूर एक ही बार पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी जो है 3d तक बढ़े, उसके बाद बढ़ती रहे, पर इनफाइनाइटली ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो ये हमें करना है। ठीक है, तो क्या होगा? मान लीजिए हमें इन चार्जेस की जो है अपर लिमिट निकालनी है, लोअर लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सोचते हैं थोड़ा। मान लेते हैं हम पहले अपर लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिगर क्या दिया है? 2m Q- Q, किसी को भी डजेंट मैटर। 2m ऊपर जा रहा है और m जो है राइट वेज जा रहा है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं बच्चों इसका साइड में होके। तो ये है हमारे पास, बीच में कनेक्टेड नहीं है, तो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये 2m है, और ये v से इधर जा रहा है, ये m है। और चार्ज जो है अपोजिट है, इट डजेंट मैटर कौन सा नेगेटिव है। अरे कुछ कर दिए हम। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है, एंड इनिशियल डिस्टेंस इज d। ये जो दूरी है ये है d। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें अपर लिमिट निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, मान लो इनके बीच में चार्ज जो है वो जीरो है, तो क्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, अगर जीरो है तो ये दोनों अपनी, ये इसी लाइन पे चलता रहेगा और वो उसी लाइन पे चलता रहेगा, और इनफाइनाइटली फार हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू
जो है जीरो से ज़्यादा है, मतलब इट इज़ सम मैग्नीट्यूड जो है मोर देन जीरो है, ठीक है, दे आर एक्चुअली चार्ज, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो एक दूसरे को दूर जाने ज़्यादा नहीं देंगे। तो अगर हम Q की वैल्यू बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, Q की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दें, तो क्या होगा, ये तुरंत जो है ये इस तरह घूम जाएगा, ये इस तरह घूम जाएगा, और दोनों जो है काइंड ऑफ मिल जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरे से नहीं जा पाएंगे, 3D कम से कम जो डिस्टेंस है वो नहीं जा पाएंगे। तो हमें Q की वैल्यू बढ़ाते जानी है, बढ़ाते जानी है, बढ़ाते जानी है, सच दैट कि ये दूर जाए, पर मैक्सिमम 3D दूर जाए, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो Q की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी Q की वैल्यू, उतना ही एक दूसरे से कम दूर जाएंगे। और Q की वैल्यू अगर हम इस तरह से कर दें कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैक्सिमम 3D हो जाए, तो फिर क्या होगा कि Q की वो हमें अपर लिमिट मिल जाएगी। Q अगर उससे ज़्यादा करेंगे, जिस Q की वैल्यू के लिए इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 3D हो जाता है, Q की वैल्यू अगर उससे ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस 3D नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें Q की अपर लिमिट निकालनी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कितना करना होगा, हमें 3D करना होगा। और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बच्चों हम इक्वेशंस यूज करेंगे। कौन कौन सी इक्वेशंस यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और किस फ्रेम में इस सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक। क्यों करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों का मोशन जो होता है सिमेट्रिक होता है, यूनिफॉर्म होता है। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें आसानी से जो है उसको विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे वो मूव कर रहे हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाके बैठेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे और मोमेंटम कंजर्व करेंगे, करंट स्टेज, और जब इनके बीच की दूरी 3D है उसके बीच में, ठीक है। तो आपको पता है क्या करना है, अभी भी आप वीडियो पॉज करके उसको कर सकते हैं। Q की वैल्यू निकल जाएगी, Q की वैल्यू निकल जाएगी, आपको उसकी अपर लिमिट मिल जाएगी। तो प्लीज़ इसको पॉज करके वापस अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं भी चालू करता हूँ। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, एक लाइन में रख लिया, ये 2m है और ये m है, ठीक है। 2m इधर जा रहा है, ये ओरिजिनल फिगर में मिटा देता हूँ, ठीक है, और m जो है इधर जा रहा है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी v है, ठीक है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहुंच जाएं बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, ये हमारा CM होगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी, ये v से इधर जा रहा है, खुद की वेलोसिटी इधर v/3 होगी, और ये v से इधर जा रहा है, तो इधर वेलोसिटी क्या होगी, 2v/3 होगी, ठीक है। अब इसको जो है हम पकड़ के यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे पकड़ते हैं, पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। हमारा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी इस तरह से चेंज होगी, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं v/3, ठीक है। तो अगर CM फ्रेम हम करें, इसको हम कर रहे हैं इसको CM फ्रेम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है CM फ्रेम में इस सवाल को सॉल्व करना। ऐसे सवाल जो है CM फ्रेम में ज़्यादा अच्छी से हो जाता है। तो अगर हम CM फ्रेम में चले जाएं, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी इस तरफ v/3 होगी, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस तरफ v/3 होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उसको बाकी को उल्टा करके मिल जाती। और ये जो पार्टिकल है m का, ये 2m था, इसकी वेलोसिटी जो होगी ऊपर की तरफ 2v/3 हो जाएगी, और इस तरफ 2v/3 हो जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए सिस्टम का। क्या जीरो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहीं ना कहीं जो है इसको सही किया था, हमारी जो है वेलोसिटी हमने सही लिखी थी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 2m, और इसको लिख लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब इसका मोशन कैसा होगा अगर हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें। तो ये जो है पार्टिकल m वाला, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। अगर इसकी v' है, तो इसकी ऑब्वियसली 2v' है, सेंटर ऑफ मास में जीरो होगी, ठीक है। तो इस तरह से जाएंगे और इस तरह से घूमेंगे, और कभी इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, वो हमें 3D करना है, और फिर ये इधर आ जाएगा और ये अपोजिट आ जाएगा। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में घूमते रहेंगे, और सेंटर ऑफ मास खुद जो है स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहेगा,
ठीक है, तो ये हमारा विजुअलाइजेशन इसका हो गया, इस तरह से इनका मोशन होगा। फाइनली अभी इनकी वेलोसिटी जो है वो इस तरह से, जब इनके बीच की दूरी 3D हो जाती है तब ये कैसे दिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एट मैक्स डिस्टेंस, ठीक है, सीएम फ्रेम में ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हम किस में काम कर रहे हैं, सीएम फ्रेम में ही काम कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और मान लो ये हमारा 2m है। ठीक है, तो 2m की वेलोसिटी लाइन के परपेंडिकुलर होगी। क्यों होगी, सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जोड़ती है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो m यहाँ पे होगा। ये डिस्टेंस अगर d है, ये डिस्टेंस d होगा, और ये डिस्टेंस 2d होगा, और इनकी वेलोसिटी इस तरह से होगी। ठीक है, इसकी अगर v डैश है तो इसकी 2v डैश होगी। क्यों, क्योंकि इनका मोमेंटम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे में मोमेंटम जीरो होता है। दूसरी बात, लाइन के परपेंडिकुलर होगी। क्यों, अगर लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी है, ठीक है, इसका मतलब कहीं से आ रहा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं, और लाइन से अवे है तो मतलब इनके बीच का दूरी बढ़ेगी। तो ये वाला लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे ऑब्वियसली जीरो होता है। आप बॉल फेंकते ऊपर तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ना ऊपर होती है ना नीचे होती है, तो सिमिलरली इनका जो है लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, तो ये एट मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा इस तरह से दिखाई देगा। और हमें क्या करना है अब बच्चों, कुछ नहीं करना है, हमें दो इक्वेशन लिखनी है और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, CM। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों कि इसकी इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम की एनर्जी दोनों लिखनी है, कोई सी भी पहले लिखो, डजेंट मैटर। तो इनिशियली ये जो हमारा सिस्टम था, इस समय एंगुलर मोमेंटम हम निकाल रहे हैं किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो अलोंग द लाइन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, वो तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू लाइन की वजह से होगा। एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए, ऑब्वियसली हम सवाल करें रोटेशन का अच्छा सवाल, तो एंगुलर मोमेंटम हमें आना चाहिए। यही चीज़ें जो है हम उसमें भी करेंगे, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन अभी लेंगे हम, और उसमें भी यही चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूँ इनिशियल, तो मेरे हिसाब से आ रहा है 2m की वेलोसिटी जो थी वो थी v/3, और उसका डिस्टेंस था d/3, प्लस m की वेलोसिटी थी 2v/3, और उसका डिस्टेंस था 2d/3। दिस इज इक्वल टू, फाइनली हमारे पास 2m की वेलोसिटी है v डैश, और उसका डिस्टेंस है d, प्लस m की वेलोसिटी है 2v डैश। क्यों, क्योंकि मोमेंटम जीरो होगा, नेट मोमेंटम सेंटर मास में, उसका डिस्टेंस है 2d। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको v डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, v डैश की वैल्यू निकालनी है। तो 2/9 प्लस 4/9 तो 96, और इधर आएगा 4 और 2 6। ठीक है, तो 6/9 और 6 है ना, इधर आएगा 6 VD/9, इधर आएगा 6V-D, बटा में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा v/9। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे इनकी जो वेलोसिटी होगी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होगी, मतलब इस पार्टिकल की जिसकी वेलोसिटी v की टर्म्स में हमारे पास थी, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसकी वेलोसिटी थी v/3 √2v/3, तो उसकी वेलोसिटी जो है एक्चुअली कितनी हो जाएगी, v डैश इक्वल्स टू v/9। ठीक है, सो दैट इज थिंग नंबर 1, पहली इक्वेशन से हमने कर लिया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, और अगर ये सवाल हम पूरी तरह से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही हमें जो निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो होगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, वो होगी हाफ इंटू 2m इंटू √2v/3 का स्क्वायर, 2v/9, 2v² बाय
9 प्लस हाफ इंटू m इंटू सेंटर मास फ्रेम में एनर्जी हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर मास की खुद की एनर्जी जो है कभी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी नहीं, प्लस 2√2 का स्क्वायर होता है 8, 2√2 का स्क्वायर होता है 8 v स्क्वायर बाय 9। ठीक है, सो दिस इज 4/18 प्लस 8/18, 4/18 प्लस 8 डबल होगी, छोटे वाले की हमेशा बड़े वाले से डबल होती है जब मोमेंटम सेम होता है। अगर मास आधा है तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी, हमें पता होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, तो 12/18, 12/18 कितना होता है बच्चों, 12/18 कितना होता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये आ रहा है मेरा 2/3 mv स्क्वायर, और हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी kq स्क्वायर डिवाइड बाय बीच का डिस्टेंस विच इज d विद नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। ठीक है, kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय d विद माइनस साइन। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल प्लस फाइनल कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया था 2/3, तो लिख लेते हैं 2/3 mv स्क्वायर माइनस kq स्क्वायर बाई d इक्वल्स, इधर काइनेटिक एनर्जी और अब इनके बीच का डिस्टेंस है kq स्क्वायर बाय 3d। तो इस इक्वेशन से हमें v की टर्म्स में q मिल जाएगा एंड वी आर सॉर्टेड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक की वेलोसिटी v/9 है, दूसरे की वेलोसिटी 2v/9 है, तो हम करेंगे इसको सॉल्व करें, हाफ इंटू 2m, तो वो कट जाएगा, तो एक से आएगा मुझे 2v/9 से आएगा 4, और एक से आएगा 1, सो 5 मुझे आएगा 5, और कर लें, क्या करना पड़ेगा, क्या कर लेते हैं, हाफ इंटू 2m इंटू v/9 होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू क्या कर रहा हूँ मैं, हाफ इंटू m इंटू 2v/9 होल स्क्वायर माइनस 3d। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो 1/81 और यहाँ से आएगा 2/81। ठीक है, तो जब इसको मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 3/81, एंड एवरीबडी नोज कि 3/81 जो है वो होता है 1/27। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन, तो हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस 1/27 इंटू mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 इंटू kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई d, 1 माइनस 1/3 इज 2/3। ठीक, कर लेना, आ जाएगा। तो 9 से गुणा करें इसको, अगर हम इसको 9 से गुणा करें तो ऊपर आता है 18, 18 माइनस 1 होता है 17, 17/27 में से 3 चला जाता है, 3 डिवाइड कर लेते हैं तो बचता है 9, और 9 दूनी हो जाता है 18। ठीक है, तो यह है हमारे पास 17, आई होप मेरी कैलकुलेशन सही है, mv स्क्वायर बाई इंटू डी बाई के। ठीक है, उसका रूट, तो दिस इज क्यू मैक्स। ठीक है, तो क्यू जो है रूट 17/18 से मैं कम होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो यूनिट डायमेंशन मैच करना चाहिए, तो क्यू जो है रूट 17/18 से कम होना चाहिए, हमारा एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे किया है इस सवाल को हमने अभी तक। ठीक है, थोड़ा सा सांस लो, मैं भी सांस लेता हूँ, एक घुट पानी पी लेते हैं। ठीक है, सवाल में हमें क्या किया गया था कि सवाल के हमने टुकड़े कर लिए। ठीक है, दो पार्टिकल हैं, उनके बीच की
दूरी d है, उनकी वेलोसिटी एज गिवन है, मास m और 2m है। हमें बताना है कि उनको मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं, हमें उनको कितना चार्ज दे सकते हैं। क्वेश्चन को पहले टुकड़े कर लो, ठीक है। तो टुकड़े कैसे किए थे हमने वो बाद में वापस डिस्कस कर लेंगे। तो हमने टुकड़े करके सवाल के टुकड़े करने पड़ते हैं ना भाई, छोटे छोटी चीजें करोगे, एक साथ थोड़ी पूरी रोटी खा सकते हो, एक साथ पूरी बाटी थोड़ी खा सकते हो, चोखा थोड़ी खा सकते हो, लिट्टी खाते हैं चोखा खाते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा पहला सवाल हमने ये बनाया कि इनके बीच की मैक्सिमम दूरी 3D होती है, तो क्यों बताओ, ठीक है। तो इजीली हम वो कर सकते हैं। इनिशियल हमें पता है, इनिशियल कंडीशन पता है, फाइनल कंडीशन पता है, इनके बीच की दूरी 3D है, ऑब्वियसली वेलोसिटी लाइन के परपेंडिकुलर होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम निकालेंगे। पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया और हमने निकाल लिया कि इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उन दोनों की स्पीड जो होगी v/9 और 2v/9 होगी। पूरा सवाल पहले तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम ले गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई। किस में लगाई, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लगाई। क्यों लगाई कि सेंटर मास फ्रेम में डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होता, सेंटर मास की खुद की काइनेटिक एनर्जी वही रहती है। तो हमने कहा सेंटर मास फ्रेम में हम लगा सकते हैं। तो जैसे हमने करा तो मैक्सिमम डिस्टेंस 3D के हिसाब से हमने क्यू निकाल लिया, ठीक है। तो अगर क्यू इससे ज़्यादा होगा तो 3D डिस्टेंस नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो हमें क्यू की अपर लिमिट मिल गई, हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें क्यू की लोअर लिमिट चाहिए, ठीक है। अगर क्यू 0 है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, दूर चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर क्यू जो है, मान लो क्यू जो है बहुत छोटा है, ठीक है, तो क्या है, कभी वापस आएंगे भाई, एक दूसरे को हमेशा पुकार रहे हैं, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वापस आएंगे ही सही, ठीक है। ऐसा नहीं होता। जब हम स्पेस में कोई प्रोब भेजते हैं अर्थ से, ठीक है, तो वो प्रोब और अर्थ के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहता ही है। फिर भी प्रोब जो है हम सोलर सिस्टम के बाहर भेज चुके हैं, मार्स पे भेज चुके हैं, मून पे भेज चुके हैं, तो हम कहीं ना कहीं अर्थ का मतलब चूंकि एक दूसरे पे हमेशा फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई चीज़ इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं जा सकती, जा सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है, जा सकती है। ओनली थिंग इज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होना है, ठीक है, तो इनकी टोटल सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। भाई अर्थ से किसी को स्केप करना है, ठीक है, स्केप करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसके उसकी स्केप वेलोसिटी होती है, उसकी क्या होती है, नेट एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो जाती है। यही करते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा जाना है, 3D से ज़्यादा जाना है, ठीक है, ठीक है। 4D जाएगा, चलेगा, 4D जाके भी वापस आ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस 4D होगा तो क्या होगा, वापस आएंगे। 5D होगा तो क्या होगा, वापस आएंगे। 100D होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, तो भी क्या होगा, वापस आएंगे। तो चार्ज जितना ही हम कम रखेंगे तो दूर तो जाएंगे, ठीक है, पर हो सकता है एक डिस्टेंस के बाद वापस आ जाए। तो इनका बीच का डिस्टेंस जब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे से डीकपल हो जाए, जिस चार्ज के लिए इनके बीच की इनकी सिस्टम की एनर्जी 0 हो जाए, जिस चार्ज के लिए सिस्टम की नेट एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो ये तो दूर हो ही जाएंगे। अगर सिस्टम की एनर्जी 0 हो जाए, तो अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा चार्ज हुआ, जिस चार्ज के लिए नेट 0 होगी, तो उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा चार्ज हुआ, तो सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। चार्ज की वजह से एनर्जी क्या रही, -kq² / d, ठीक है। तो अगर चार्ज उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, ये सिस्टम बाउंड रहेगा। सिस्टम बाउंड रहेगा तो कितना ही दूर जाए, 3D से कितना ही दूर जाए, कभी 3D होगा, वापस भी आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, चार्ज की जो मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज की वो वैल्यू जिसके लिए इस सिस्टम की एनर्जी 0 हो जाए, ठीक है, चार्ज की वो वैल्यू जिसके लिए सिस्टम की एनर्जी 0 हो जाए, ठीक है, वो हमारी लोअर लिमिट है। अगर चार्ज उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये तो आसानी से हो जाएगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, kq² / d माइनस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस e माइनस दिस हैज़ टू बी लेस देन 0। इसको 0 कर देते हैं तो हमारा इससे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो है गलत है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो आप वीडियो पॉज करके बताइए गलत क्यों है। क्योंकि हमने अभी तक जो सवाल करे हैं, अगर आपने ग्रेविटेशन और वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो भी ये चैप्टर होता है, कौन सा चैप्टर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये जो है यही रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। पर ये गलत है। क्यों गलत है, थोड़ा सा सोचिए, हाँ बच्चों।
एक दूसरे को स्केप करने के लिए यही तो होता है। स्केप करने के लिए पैराबोला वगैरह पढ़े हो तो यही तो होता है। अच्छा, बता दें क्या? चलो बता देते हैं। तो मेरे को ये बताना है कि ये क्यों गलत है। ठीक है, तो मैं ग्रेविटेशन के एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, या अर्थ के एग्जांपल, ग्रेविटेशन का अर्थ, ये अर्थ है, ये एक बॉडी है, इसको अर्थ से स्केप करना है। तो हम क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, और इससे हम स्केप वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं कर सकते हम? ठीक है भाई, यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस जगह हमने क्या किया, सिस्टम की नेट एनर्जी जो है जीरो कर दी, या पॉजिटिव कर देंगे तो स्केप हो जाएगा। वी हैज़ टू बी ग्रेटर, इस दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो है चीज़ें एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की लिखी, अर्थ की काइनेटिक एनर्जी तो लिखी नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो भाई? अर्थ की हमने काइनेटिक एनर्जी तो लिखी नहीं। अब अर्थ अपनी एक्सिस पे जो वो कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, वो तो मैटर भी नहीं करेगी। ठीक है, वो रिवॉल्व करता रहेगा, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी तो लिखी नहीं। ठीक है, और अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो भी हमने नहीं लिखी। ठीक है, तो धांधली तो हम कर ही रहे हैं ना। अरे धांधली तो हम कर ही रहे हैं। हमने यहाँ पे मान लिया कि अर्थ जो है स्टेशनरी है, और अर्थ के रिलेटिव हमको स्केप करना है। अर्थ की काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे जीरो मानी है, भाई मानी है ना, यहाँ पे अर्थ की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी लिखी है। अर्थ से हमें स्केप करना है, अर्थ के रिलेटिव एक के बैठ के हमने दूसरे को देख लिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? यही तो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो क्या ये करना सही है? बिल्कुल सही है, हमारा आंसर आता है, इसी से हमने सब कुछ कैलकुलेट किया है। तो बेसिकली क्या बात है कि अगर हम ये जो फॉर्मूला लगाते हैं कि स्केप करना है, उसमें हम अर्थ की काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखते हैं, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, जैसे अगर सन से अर्थ को स्केप करना है, तो ये डिस्टेंस डी है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे लिख देंगे कि हमारा जो है जी m1 m2 बाई डी, और अर्थ की जो काइनेटिक एनर्जी है, अर्थ की जो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम लिख देंगे, सन की एनर्जी की कंसिडर, सन की काइनेटिक एनर्जी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी एक्सिस पे रोटेशन को अगर भूल जाए तो भी सन जो है स्टेशनरी नहीं है। सन जो है हमारी गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड जो है सर्कुलर मोशन करता है। तो अगर ये हमारा सन है, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है हमारे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड, और तो सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अर्थ की हम देखें तो अर्थ का मोशन जो होगा वो इस तरह से होगा। कहाँ से देखें हम? गैलेक्सी के सेंटर से देखें। अगर हम यूनिवर्स के सेंटर से देखें तो हमारा गैलेक्सी का सेंटर भी जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, पर जब हम अर्थ पे बैठ के एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हम सन को स्टेशनरी मानते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सन जो है बेसिकली, सन को फ्रेम लेके करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, सन जो है सेंटर में। तो जैसे अर्थ है, अर्थ को अगर हम लेके करें, स्केप करना है, तो हम अर्थ के सेंटर से लेके कर लेते हैं, अर्थ को हम स्टेशनरी मान लेते हैं। सिमिलरली अगर हमें काइनेटिक एनर्जी टू पार्टिकल सिस्टम में जीरो करनी है, ठीक है बच्चों, अगर हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को आती नहीं है और लोगों को समझ में भी नहीं आती है। ठीक है, अगर हमें इन दोनों पार्टिकल को एक दूसरे से स्केप करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे, और सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो, जो मिनिमम होती है हमेशा, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, सेंटर मास फ्रेम में हमेशा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो ये सेपरेट हो जाएंगे, हम इनकी एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी फिक्स है, वो ये लेके जाएगा। ठीक है, वो हमेशा जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में इनकी काइनेटिक एनर्जी हम जीरो कर सकते हैं इनफाइनाइट पे। ठीक है, पर इस सिस्टम की मोमेंटम, इस सिस्टम का मोमेंटम अगर आप देखो बच्चों,
तो वो है 2mv_j और प्लस mv_i। ये मोमेंटम जो है बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेट मी रिपीट, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली इक्वेशन लिखी है, तो वो क्या है बच्चों, वो गलत है। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। हमारी बात समझ में? ठीक है। पर अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तो हमारा मोमेंटम जीरो हो गया। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है। एक और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? क्या तरीके समझाए? हाँ, ये तरीका, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसको वेलोसिटी v दिए, इसको वेलोसिटी v दिए, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, इसको इधर वेलोसिटी v दिए, इसको इधर वेलोसिटी v दिए। सिस्टम की नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो है ऑब्वियसली ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में जाएगी वो ये वाली जाएगी, वाई डायरेक्शन से एसोसिएटेड। और एनर्जी आप एक्सिस, एनर्जी स्केलर होता है पर एनर्जी आप एक्सिस से बांट सकते हो। कैसे बांट सकते हो? ठीक है, मान लो एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी इधर 3 है, इधर वेलोसिटी 4 है, तो उसकी आप ये कह सकते हो एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी 3 स्क्वायर। नहीं कह सकते, ऑब्वियसली गलत है, बट आप ये कह सकते हो कि वो जो है, अगर ये एक्स में इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करेगी, वो क्या करेगी, सिर्फ वाई वाली करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या होता है, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। तो इसलिए सिर्फ सवाल सोल्व करने के लिए आप जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर लिख सकते हो। और हाफ एम वन वी वन स्क्वायर को चुपके से किसी को दिखाना नहीं है, कहेंगे नहीं तो इनको आता ही नहीं है, ठीक है, आता है, सवाल सोल्व करना आता है, सवाल सोल्व करने के लिए सीख रहे हो। आप हाफ एम वन वी वन स्क्वायर को ई एक्स और हाफ एम वी टू स्क्वायर को ई वाई लिख सकते हो। ई एक्स अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ ई वाई चेंज करेंगे, हाफ एम फोर स्क्वायर दोनों को बांट सकते हो। क्यों? क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होता है। ओके, तो कर सकते हो। अगर आपको कहे कह रही है तो बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता है, तो उसको कहना भाई तुम्हारा भी भला हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, अपने को सवाल करना है। तो हमारा ये जो स्प्रिंग को एनर्जी देने के लिए जो ये है, ये एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास से देखें, सेंटर ऑफ मास खुद वी से जा रहा है, तो ये और ये एनर्जी अवेलेबल हमारे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी अवेलेबल है, ठीक। तो आई होप आपको कई तरीके से मैंने समझा दिया कि अगर दोनों को एक दूसरे से स्केप करना है तो आप सीधे सीधे ये नहीं लिख सकते काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो, नहीं लिख सकते, ठीक है। अर्थ की नहीं ली थी हमने, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है तो आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। अर्थ का सेंटर ऑफ मास, अर्थ की से कॉन्साइड कर, अर्थ और सैटेलाइट का सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर से कॉन्साइड करता है, तो इसलिए हमें अर्थ की काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक नई चीज, एक अगली स्टेप, जैसे आप सीखते हो ना 7वीं 8वीं में, अच्छा ये होता है, फिर बाद में कहते हैं नहीं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, अच्छा ये होता है, नहीं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब आप कॉलेज में जाओगे कि अच्छा ये होता है, पी इक्वल टू एम होता है, नहीं टर्म्स एंड कंडीशन, हाइजेनबर्ग और सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सो ऑल दैट असाइड, आप वो सीधे सीधे नहीं लिख सकते हो, बट आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिख सकते हो। और मजे की बात यह है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें ऑलरेडी उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है। जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली थी 2/3, हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी, इनका सम जीरो करना है, तो हमें मिल जाएगा कि ये दोनों बाउंड है, ठीक है। तो 2/3 बाउंड, कंडीशन फॉर बाउंड, कंडीशन फॉर बाउंड, आप कुछ अच्छा से लिखे ना, बाउंड बाउंड लिख दिया पहली बात तो, कंडीशन फॉर बाउंडेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, कंडीशन फॉर बाउंडेशन। तो क्या कंडीशन होती है बच्चों, जो आपने पढ़ा है वो गलत है, काम चल जाता है, यहाँ नहीं चल रहा। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी शुड बी टेकन इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन। 2/3 mv स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास q की वैल्यू आ गई √2/3 प्लस डायमेंशन थिंग्स mv स्क्वायर डी बाई के।
ठीक है। तो अगर चार्ज इतना है तो ये बाउंड है, ठीक है। तो इसका मतलब, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो इसका मतलब चार्ज इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है क्यू की लोअर लिमिट हमें मिल गई, क्या मिली? सो क्यू इज लेस देन √2/3, लोअर लिमिट मिली ना, तो क्यू हैज टू बी ग्रेटर देन, अरे यार बच गए, नहीं बचे, बच गए। क्यू हैज टू बी, अरे क्यू हैज टू बी ग्रेटर देन √2/3 एंड यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा ये सवाल जो है अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा सवाल है, ठीक है। कई चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिली होपफुली, और आप इस तरह के सवाल कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, इसी के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छा करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टीचर को याद रखो, ठीक है। तो एक बार रिकैप करें इसको जल्दी से। तो हमें ये कहा गया था, क्या कहा गया था बच्चों इस सवाल में? हमें ये कहा गया था कि हमारे पास दो चार्ज हैं, दुई चार्ज दिए हैं। अब ये दुई चार्ज जो है, इनके बीच की दूरी जो है वो d दी गई है। अब इनके बीच की दूरी जो है शुरू में d दी गई है, और इनके बीच की दूरी बढ़ रही है जैसा कि सवाल में दिख रहा है, ठीक है। बढ़ानी है, कम से कम 3D दूर जाने चाहिए, 3D से ज़्यादा दूर जाने चाहिए, 3D पे 2 बार पाए जाते हैं। तो 3D पे कम, 3D से ज़्यादा दूर जाने चाहिए और इनफाइनाइट से कम दूर जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर इनका चार्ज जो है बहुत ज़्यादा है तो 3D नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम जिस चार्ज पे 3D दूर जा पाते हैं वो लिमिट निकाल ले, तो वो होगी उसकी अपर लिमिट। कि चार्ज उससे कम होगा तो ये डेफिनेटली 3D से ज़्यादा दूर जा पाएंगे। तो वो चार्ज हमने निकाल लिया जिस पे ये 3D दूर जा सकते हैं। वो चार्ज हमने कैसे निकाला बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाल के हमने निकाल दिया कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे क्या होगा, ये 3D जाएंगे, ठीक है। तो चार्ज इससे कम ही होगा हमेशा। तो क्या होगा बच्चों, अगर ये चार्ज इनसे इससे हमेशा कम होगा तो ये 3D से ज़्यादा दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, दैट इज डन, अपर लिमिट, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि दूर जाए और वापस ही ना आए, ठीक है। कि दूर जाए और जाते जाए हमें 3D पे 2 बार दिखाने हैं, तो इसका मतलब 3D पे 2 बार दिखाने हैं तो वापस भी आने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इनको बाउंड रहना जरूरी है। और बाउंड कब होता है? जब सिस्टम की नेट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। सामने पढ़ा है, पर अभी मैंने आपको बताया कि वो हमने गलत पढ़ा है। क्यों गलत पढ़ा है? क्योंकि अगर हम अर्थ के केस देखें और किसी का केस देखें तो बेसिकली हम अर्थ की काइनेटिक एनर्जी तो लेते ही नहीं है, सिस्टम की लेनी होती है ना, तो अर्थ की तो लेते ही नहीं है। उसके अलावा हमने देखा कि 2 स्प्रिंग सिस्टम जो होता है उसमें भी जो हम देखते हैं, तो ठीक है, उसके अलावा उसमें भी हम सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें भी चूंकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल लिखना गलत है। काइनेटिक एनर्जी किसकी फ्रेम में लिखना जरूरी है? सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू 0 जो आप लिखते हो वो हमेशा आप किसकी फ्रेम में लिखोगे? सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में लिखोगे। थिंग नंबर 1, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जब आपने एनर्जी 0 लिख ली तो वो जो चार्ज की वैल्यू है उस पर ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइटली सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर चार्ज उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा है, ठीक है, उससे चार्ज अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइटली सेपरेट नहीं होने वाले। अगर चार्ज इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो ये इनफाइनाइटली सेपरेट नहीं होने वाले। तो ये जो है हमारी चार्ज की बेसिकली लोअर लिमिट मिल गई। चार्ज जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए, किससे ज़्यादा होना चाहिए? √2/3 प्लस डायमेंशन थिंग्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। नहीं आया तो वापस देखना, अच्छे से समझाया है हमने, इस पर काफ़ी समय स्पेंड किया है। इस तरह के सवाल जो हैं कर पाएँ यही हमारी उम्मीद है। इतना बड़ा सवाल जेई में हो सकता है ना आए, बट इस सवाल के कोई भी पार्ट डेफिनेटली आ सकता है। और जो की कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे सीखे हैं, जो लोग नहीं सिखाते हैं, जो लोगों को खुद को नहीं आते हैं, वो कंसेप्ट आप ध्यान रखें
कंपटीशन है, दूसरों से अच्छा करें और टीचर को याद करें जब इस तरह का सवाल आए कि अरे ये सर ने बताया था, सर का मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ढेर सारी मैथ्स वाला रहा ये। ठीक है बच्चों, तो पूरा पेज तो भर ही गया है, तो आप एक काम करो, इसको करो, पॉज करो स्क्रीन को, मैं जो है तुरंत बाहर जाता हूँ स्क्रीन से। ठीक है, ओके बच्चों, सो आई होप आपने सवाल अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये ग्रिफिथ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसको कहते हैं मिरर कॉन्सेप्ट, और वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे क्यों सर, क्यों परेशान कर रहे हो हमें, ये जो है आप फालतू में कॉलेज का सवाल दे रहे हो। तो बेटा आईआईटी भी ऐसा करता है, वो आपके सिलेबस के बाहर की कोई चीज़ उठाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉलेज का उठाता है और उसको सिलेबस के अंदर घुसेड़ने की कोशिश करता है, तो सिलेबस के बाउंड्री के अंदर उसको प्रॉब्लम को चेंज करता है। तो ये भी सवाल वैसा ही है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, तो एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है, बट आपको उससे मतलब नहीं है कि ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है। दिस इज बेसिकली आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट लगाना है, और पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डेल एक्स, और ई वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल वाई। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाने हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो होपफुली ये सवाल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल पढ़ते बच्चों, सवाल हमें कहा गया है कि वी हैव अ चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट रेस्ट, ठीक है, पकड़ के रखे, हाँ, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट ए कोमा जीरो। ठीक है, ए कोमा जीरो पे एक चार्ज रखा है, और दूसरा चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है, उसको हमने ए बाय अल्फा कोमा जीरो पे रखा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव एक्स एक्सिस पे उसको रखा है। क्यों? क्योंकि अल्फा नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमें पूछा गया है, लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में हमें दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सॉरी एक्स वाई प्लेन में सर्कल, और ऑब्वियसली इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक्स वाई प्लेन में सर्कल है, तो सर्कल को घुमा दोगे, वो सारे पॉइंट जो है उनको घुमा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो स्फीयर मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन वन सही है तो ऑप्शन टू भी ऑब्वियसली सही है, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो इन द स्पेस विल बी ऑन ए स्फीयर। सर्कल पे जीरो है, सर्कल को घुमा दोगे तो वहाँ भी जीरो ही रहेगा, और हमें घुमाने से क्या मिलेगा, सफियर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जेड वाला कंपोनेंट दोनों का सेम होगा, इट डजेंट मैटर। समझो बात को। ठीक है, तो ये पॉइंट पे जीरो है, यहाँ ले गए, यहाँ भी जीरो ही होगा, पोटेंशियल दोनों से प्रोपोर्शनल चेंज होता है, डिस्टेंस सेम है। अरे आप एक्स वाई प्लेन घुमा लो पूरा का पूरा, स्फीयर मिलेगा। ठीक है, सर्कल को घुमाने से स्फीयर मिलता है, तो अगर ये आपका इस सर्कल पे पोटेंशियल जीरो है, अगर ये सरफेस आई जाती है तो इसको घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको घुमा के अगर यहाँ पे ये पॉइंट आता है स्फीयर का, वहाँ भी जीरो ही होगा। ठीक है, तो विजुलाइज कर लेना इसको, इट्स नॉट अ बिग डील, प्लेन ही तो घुमा रहे हो यार। ठीक है, तो क्योंकि लाइन तो फिक्स है ना, लाइन के अराउंड एक्स एक्सिस के अबाउट अब वाई एक्सिस घुमा जाओ तो आपका प्लेन घूम गया, तो आपकी इक्विपोटेंशियल सर्कल जो है, सर्कल भी घूम गया, जब सर्कल घूमता है तो स्फीयर मिलता है। बस इतना बहुत है, तो हम खैर हम जो है उसको सॉल्व करते सवाल को, सर्कल के बजाय पहले सर्कल तो निकालें मतलब। ठीक है, तो हमारा सिस्टम यहाँ पे कहीं बना लेते, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पहला चार्ज जो है क्यू है, ये डिस्टेंस ए है, दूसरा चार्ज जो है अल्फा क्यू है। ठीक है, और चूंकि हमारा अल्फा जो है नेगेटिव है, क्यू कैसा लिखा है, क्यू इतना गंदा क्यू कौन लिखता है यार। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो है अल्फा, ए बाय अल्फा, डिस्टेंस नहीं,
ऑब्वियसली ये जो कोऑर्डिनेट है वो है a बाय अल्फा, नेगेटिव साइड। ठीक है, तो पॉइंट लेना है जिसपे हमारा पोटेंशियल जीरो होगा। तो ये पॉइंट हमने लिया, दिस पॉइंट इज x, y। ठीक है, अब इस पे पोटेंशियल लिख लेते हैं। पहले तो q की वजह से लिख लेते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो के के टर्म्स में दिया है, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में दिया है। ठीक है, अच्छा एफ के तो कट जाएगा, ओके, के क्यू बाय आर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, रूट वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये तो y हो गया, ये कितना है अल्फा a माइनस एक्स का स्क्वायर या x माइनस ए का स्क्वायर, इट डजेंट मैटर, इट इज ए स्क्वायर ऑब्वियसली। ठीक है, प्लस पोटेंशियल जीरो होगा, अल्फा नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे प्लस ही लगाना पड़ेगा, प्लस के अल्फा क्यू बटा रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बाय अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा नेगेटिव है तो वो ओवरऑल डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस होल थिंग हैज टू बी जीरो। के क्यू गया, सब चले गए। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी बनी, धीरे धीरे प्यार से लिखो, गलती नहीं करनी है। भगवान को याद करने का समय आ गया है। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस हूँ लोग उजागर। तुम्हारा करो, मैं मेरा करता हूँ, पॉज करके फिर मैच करते हैं सही करा के। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। उसको उधर भेज देते हैं ना, स्क्वायर भी तो करना है। तुमति निवार सुमति के संगी, अल्फा स्क्वायर माइनस वन आ रहा है ना, सही कर। कंचन बरन विराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ ब्रज उध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस वन, इट डजेंट मैटर, बस हमें ये ध्यान रखना है किसको किधर ले जाना है। तेज प्रताप महाजग, विद्यावान गुणियति चातुर। ठीक है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ये अल्फा पहले बाहर निकाले तो वो अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यार, कर लेते हैं, अब क्या करें। ये अल्फा मैंने बाहर निकाल लिया तो वन बाय अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ पे अल्फा एक्स हो जाएगा। वन बाय अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अल्फा बाहर आएगा तो वो जो है उधर अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स। ऑप्शन देखना इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अल्फा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे इसकी वजह से इशू ये हो गया है कि सब बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो मेरे को इस सब को थोड़ा सा छोटा कर देना होगा। ठीक है, यार ये फीचर बढ़िया है यार। ठीक है, तुम लोगों ने तो सिखाया नहीं मेरे को। अरे 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 अरे, पर मैंने सीख लिया। मैंने तेरे लिए, अरे यार कैसे इसको हम छोटा करें जब ये हमारे पकड़ में ही नहीं आ रहा। ठीक है,
51 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। इतना भी छोटा नहीं करना, धीरे धीरे हो रहा है। होले 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 हो जाएगा यार, प्यार से। ठीक है, इज्जत दो, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अभी आपका ये आईफोन या पिक्सल प्रो जितनी अच्छी नहीं हुई है। इट इज़ देयर बट नॉट देयर, चीज़ों को समय लगता है। ओके ओके ओके। ठीक है, आई होप मैंने कुछ कांड नहीं किया, छोटा सा कांड हो गया। फिर से भगवान को याद करते हैं, फिर से हम कहानी शुरू करते हैं। और हमें चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर -1। ठीक है, तो सब उधर ले आते हैं। तो वाई स्क्वायर का कंपोनेंट होगा अल्फा टू द पावर 4। ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट होगा अल्फा टू द पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब ये सब करना जरूरी है, जरूरी है, आंसर निकालना जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। ठीक है, अगर उधर हम देखें तो यहाँ से अंदर से आएगा, आएगा 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 -2ax। यहाँ से आएगा, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे तो अंदर से आएगा -2ax, -2ax इंटू अल्फा टू द पावर 4। और यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा -2ax इंटू अल्फा। तो यहाँ से आएगा अल्फा टू द पावर 4, तो यहाँ से आएगा अल्फा, तो यहाँ से लिख लेंगे मैं अल्फा टू द पावर 4 माइनस अल्फा इंटू 2ax, और इस प्लस को मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, वाई है नहीं, बचता है कांस्टेंट। यहाँ से आएगा ए स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 -1 इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज क्लियरली एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। थोड़ा बहुत सर्कल आना चाहिए इसके लिए। तो ए स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा क्यूब -1 2a अल्फा एक्स, 2ax अल्फा बाहर निकल गया, अल्फा क्यूब -1 बाहर नेगेटिव नेगेटिव, डन, अल्फा स्क्वायर -1 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लोगे, अल्फा स्क्वायर -1। सो दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। और जैसा कि मैंने बताया, आप उसको घुमा सकते हो सर्कल को, तो आपको सफियर मिलेगा, तो ये भी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम निकालेंगे फोर्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ 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 बेसिकली द फोर्स। ठीक है, तो मैं जल्दी से बैटरी बदल के आता हूँ। हाँ, तो बैटरी बदल गई। अब हमें निकालना है फोर्स का कंपोनेंट एट ए जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई। कैसे निकालेंगे फोर्स, कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करके। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये रहा पोटेंशियल, के को 4/4 लिखना है, लिखना है। ठीक है, पोटेंशियल को हमने जीरो किया था, इस बार हम इस पोटेंशियल को जीरो नहीं करेंगे, और उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। डन 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 डन। ठीक है, हाँ, अच्छा अगला सवाल आ गया। ठीक है, ठीक है, तो के वी बराबर हम निकाले थे, जल्दी जल्दी कर लेते बच्चों। हाँ, के क्यू बाय रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के अल्फा क्यू डिवाइडेड बाय रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बाय अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जल्दी से लिखे, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कुछ जल्दी जल्दी से करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो माइनस पहले ही लगा दें,
ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो के क्यू तो हम बाहर ले लेते हैं, माइनस के क्यू बाहर ले लेते हैं, और अंदर जो बचा है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। जिंदगी है, ठीक है, फिर भी जो है, ठीक है, तो 1/रूट ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन होता है उसकी पावर -3/2, और आगे आ जाता है -1/2। तो -1/2 गुणा इस चमन की घात 3/2 x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात -3/2 गुणा अंदर वाले सामान का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 0, 2x माइनस ए, x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। ठीक है, तो वी आर डन। सेम चीज वापस हमें करनी है, तो -1/2 गुणा अंदर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बाय अल्फा की पावर -3/2 गुणा अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन। फिर कांड कर दिए, कांड बहुत करते हैं पांडे जी। गुणा 2x माइनस ए बाय अल्फा गुणा 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब है जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये है, और तो के तो बाहर आ गया, के क्यू बाहर आ गया, हाफ हाफ, मेरा हाफ कहाँ गया? मेरा हाफ आएगा, अच्छा हाफ चला गया, तो q/4πε0 सब कुछ प्लस हो जाएगा इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बाय अल्फा, एक्स माइनस ए बाय अल्फा। फिर से कांड कर दिए पांडे जी। हाँ, क्यों इतने कांड करते हैं? तो एक्स माइनस ए बाय अल्फा, तो अल्फा ले लिए, तो यहाँ पे कहीं अल्फा आना चाहिए था ना, यहाँ पे नीचे अल्फा आना चाहिए था, और नीचे हमने कुछ निकाला नहीं है, नीचे अभी भी वही है। ठीक है, नीचे अभी भी वही है भाई, नीचे से अल्फा निकालते तो यहाँ भी कहीं अल्फा आता आता। ठीक है, तो अगर इसको अल्फा को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो अल्फा नीचे जाना चाहिए था, और नीचे अंदर जाता तो नीचे भी अल्फा एक्स माइनस ए हो जाता, कम से कम कुछ तो होता। नीचे अभी भी जो दिया है हमें एक्स माइनस ए बाय अल्फा दिया है, तो क्लियरली ये गलत है। ठीक है, इतनी मेहनत करी, कुछ मैच कर दिया, फिर भी हमारा आंसर गलत निकला। ठीक है, हमारा आंसर सही है, ये ऑप्शन गलत निकला, इतनी मेहनत करने का। अब हमें y कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यार ये तो तुम ही कर लेना ना यार, क्यों मेरे से मेहनत कराते हो? ठीक है, तो एफ वाई ना, पूरे पैसे दिए, पूरा एंटरटेनमेंट लेंगे, पूरा डेरिवेशन लेंगे सर से। तो पैसे कहाँ दिए तुमने? फ्री का बैच है। ठीक है, बट ठीक है, ठीक है, निकालते हैं, सर भी मेहनत करते हैं ताकि तुमको ये लगे कि हाँ अगर सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। ठीक है, आखिरी आंसर तक पहुंचेंगे पहुंचेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जो है माइनस के क्यू तो रहेगा कॉमन, माइनस के क्यू रहेगा कॉमन, उसके अलावा ये भी रहेगा कॉमन, ये बदल जाएगा बस। ठीक है, तो माइनस के क्यू माइनस हाफ रूट, नहीं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2 काहे -3/2। ठीक है, इंटू अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2y। ठीक है, और ठीक है, प्लस दूसरे वाला हिस्सा -1/2 एक्स माइनस ए बाय अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की घात -3/2 गुणा 2y। ठीक है, यस,
बिल्कुल सही। तो 2y है ना। हाँ। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें हमने y कॉमन ले लिया, इसमें अल्फा आ रहा है। कहाँ से अल्फा आ रहा है? अच्छा बच्चों, हम कांड कर दिए, हम कांड कर दिए। शायद सी ऑप्शन भी सही था। ठीक है, शायद सी ऑप्शन भी सही था। ठीक है, यहाँ पे इंटू अल्फा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अल्फा है। कांड कर दिए पर बच गए। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा एक्स माइनस ए, अंदर आएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए बाय अल्फा। ठीक है, अल्फा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए बाय अल्फा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बाय अल्फा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें हमेशा पता था बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे वाई कॉमन ले लिया, देखा? तो इसलिए भगवान का नाम लेके धीरे धीरे करना चाहिए। यहाँ भी हमने कांड किया, यहाँ भी क्या आना चाहिए? यहाँ भी आना चाहिए था अल्फ़ा। ठीक है, जब ये अल्फ़ा बाहर आएगा, ठीक है, अल्फ़ा बाहर आया, वाई बाहर ले लिए, टू काट दिए, तो यहाँ पे जो है बेसमेंट में सेम चीज़ बचेगी। ठीक, अब यहाँ पे इसने कुछ कांड कर दिया, यहाँ पे प्लस के बजाय इसने माइनस लगा दिया, और यहाँ पे अल्फ़ा का मॉड ले लिया। भाई अल्फ़ा का मॉड क्यों लेंगे? अल्फ़ा का मॉड क्यों लेंगे? अगर मान लो अल्फ़ा नेगेटिव है, ठीक है, अल्फ़ा क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अल्फ़ा को वैल्यू दे दो, अल्फ़ा नेगेटिव दे दिए -3, तो मॉड अल्फ़ा हो जाता है 3। मॉड लगा के वापस माइनस, अल्फ़ा नेगेटिव तो है ही, तो यहाँ पे इसने वापस क्या कर दिया? -3 कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू जो यहाँ पे हमारे सवाल में अल्फ़ा वाई है, ठीक है, अगर अल्फ़ा 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3y। ठीक है, अभी भी इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? -3y ही हो रही है। ठीक है, अब जो कि इसकी वैल्यू -3y हो ही रही है, तो ये भी ऑप्शन जो होगा बच्चों, क्या होगा? सही होगा। भाई प्लस एक्स, इफ एक्स इज नेगेटिव, x इक्वल्स टू माइनस मॉड x इफ x इज लेस देन 0। तो बेसिक मैथ्स है। तो हमने प्लस अल्फा की जगह यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे प्लस अल्फा की जगह बच्चों क्या कर दिया? माइनस मॉड अल्फा कर दिया। तो ये सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये जो है एज आई सेड कि ग्रिफिथ्स का एक स्टैंडर्ड सवाल है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कॉलेज की बुक का, सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बुक का स्टैंडर्ड सवाल है। इसको हम बोलते हैं मिरर प्रॉब्लम। सर्च कर लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक मिरर प्रॉब्लम, मिरर थ्योरी। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड सवाल है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो ये है, इसमें हमें क्या कहा गया है कि भाई उसमें क्या होता है, जब चार्ज क्यू और अल्फा क्यू होता है तो लोकस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें सर्कल मिलती है। तो हमें इसको यूज़ कर कुरा के हमने बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल दी, पोटेंशियल जीरो करके। इजीली हमें पूछा गया था जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो कर दिया, निकाल ली। सिंपल मैथ थी। फिर कहा 3D में स्फीयर बनेगा, बिल्कुल सर्कल को घुमाते स्फीयर मिलता है। फिर एफ एक्स एफ वाई पूछा था, डिफ्रेंशिएशन किया एफ एक्स का, गलती करी, अल्फा भूल गए। ठीक है, फिर सही कर दिए। फिर वाई का क्या था? वाई में इसने एक और दिमाग लगाया, परेशान तो करना ही है ना। अल्फा प्लस अल्फा को लिखा माइनस मॉड अल्फा, उसको भी हमने सही कर दिया। ठीक है, सो आई होप ये सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन लिखो, उसको पोटेंशियल को जीरो कर दिया तो वो इक्वेशन लोकस की इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो डिसेंट प्रॉब्लम, नॉट अ बैड प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, मजा आया होगा आप, आई होप। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी है, और विच इज़ फाइन, कैलकुलेशन लंबी है तो अच्छी बात है। ठीक है, हर किसी से नहीं होती है, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करें, सही आंसर निकालें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल है ये, बिना कैलकुलेशन का सवाल है, दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो प्लीज़ मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूँ, आप इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये सवाल आपने अटेम्प्ट किया होगा। ये क्या निकला हुआ है? हाँ हाँ नहीं, ये दूसरी साइड क्या निकला? अच्छा, ठीक है, तो ये सवाल आपने अटेम्प्ट किया होगा, और करते हैं इस सवाल को, पढ़ते हैं। ठीक है, सो इफ
स्टार्ट करते हैं. इफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज q ड्यू टू अनदर चार्ज कैपिटल Q obeys the following law, which is capital Q into small q into root 1 minus root a by r to the power into r vector divided by 4 pi epsilon naught r cube. ठीक है, where alpha is a positive constant, r is the position vector of charge q relative to q. ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ने हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज q इज दिस मच. ठीक है, तो बहुत आसान है ये करना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो यहीं पे कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर हमें फोर्स पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज. तो जैसे हम फोर्स डिवाइड बाय चार्ज करेंगे तो हमें एग्जैक्टली यही टर्म मिल जाएगी. तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 इज डेफिनेटली करेक्ट. ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल ओवर ए क्लोज्ड पाथ. ये जो गोला लगा है इसका मतलब ही क्लोज्ड पाथ होता है. ठीक है, ओवर अ क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, ये भी सही है. क्यों? क्योंकि सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो भी फील्ड होता है उसके लिए क्लोज पाथ में इंटीग्रल हमेशा 0 ही होता है. उसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फील्ड हमारा क्या है, रेडियल है. ठीक है, और रेडियल में भी क्लोज पाथ में इंटीग्रल हमेशा हमेशा 0 होता है. और रेडियल, हर रेडियल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है. सो दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव. रेडियल में क्यों 0 होता है, अगर इसका हम डिस्कशन करना चाहें तो मान लो यहाँ से हम इस पाथ पे ई डॉट डी एल कर रहे हैं. ठीक है, तो मान लो इसमें हम जो है अब यहाँ से यहाँ पे मूव किए. ठीक है, तो फील्ड जो है हमेशा इस अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, इट डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता. मान लो अंदर की तरफ है. ठीक है, तो अगर फील्ड अंदर की तरफ है इधर, ठीक है, और आप इधर गए, ये आपका डी एल है. ठीक है, तो जब आप ई डॉट डी एल करोगे, जब आप क्या करोगे बच्चों, ई डॉट डी एल करोगे तो आपको मान लो ये एंगल थीटा है. ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है. तो ई डॉट डी एल करोगे तो बेसिकली यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू डी एल काम नहीं आएगा. या फिर अपन एक काम करते हैं, डी एल का कंपोनेंट ले लेते हैं. ठीक है, तो डी एल का जो अंदर वाला जाने वाला कंपोनेंट है वो काम आएगा, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो काम नहीं आएगा. ठीक है, तो जैसे आप ई डॉट डी एल करते हो, यहाँ पे अगर आप ई डॉट डी एल करते हो तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, ई डी आर हो जाता है. ठीक है, उसकी वैल्यू कि आपका जो रेडियल डिस्टेंस जो है ये इतना डी आर कम हुआ है. ठीक है, तो जब आप पास आ रहे हो, ठीक है, और जब आप घूम के आते हो तो कभी आप पास आते हो, कभी आप दूर आते हो. ठीक है, अभी कभी आप क्या करते हो बच्चों, कभी आप पास आते हो और कभी आप दूर जाते हो. तो जब पास आते हो तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, और जब आप दूर जाओगे, इस डिस्टेंस से जब आप दूर जाओगे तो वो चीज़ क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है. ठीक है, अगर आपका पास आना और दूर जाना बराबर है, ठीक है, क्योंकि अगर आप घूम के वहीं आते हो तो आपकी नेट डिस्टेंस तो बराबर ही है. तो जितना आप पास जाते आते हो उतना ही आप दूर जाते आते हो. ठीक है, तो जितना आपको पॉजिटिव ई डी आर मिलता है उतना ही आपको नेगेटिव ई डी आर भी मिलता है. तो इसलिए वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है, इसको देखने के हमेशा ये याद रखना, रेडियल फोर्सेस का जो होता है ई डॉट डी एल 0 होता है, रेडियल फोर्स कंजर्वेटिव होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पॉइंट ए से, चलो एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट बी पे गए. ठीक है, तो इसका जो होता है हमेशा इंटीग्रेशन जो होता है इसका ई डॉट डी एल ए टू बी हमेशा क्या होता है, सेम होता है. क्लोज लूप में 0 होता है, इसका मतलब सेम होता है. क्यों सेम होता है, मान लो आप ए से बी गए तो ए से बी आप ऐसे जा सकते हो कि आप यहाँ पे गए फिर इधर आए. तो जैसे आप परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो तो इसका ई डॉट डी एल तो 0 होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा हर जगह क्या है, ई और डी एल परपेंडिकुलर. तो सिर्फ इतना ही काउंट होगा. या फिर आप यहाँ पे पास आ सकते हो और फिर सर्कुल में घूम सकते हो, या फिर आप बीच में कोई सा भी रास्ता ले सकते हो. ठीक है बच्चों, तो जब आप कोई सा भी रास्ता लेते हो या ये रास्ता लेते हो, हमेशा आपका जो होता है सिर्फ डिस्टेंस, जितना आप पास आए या दूर गए वही मैटर करता है. तो जो इस रास्ते के जो इस पार्ट के जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये और एक ये, तो ये कंपोनेंट कभी मैटर नहीं करता है. ठीक है, पास आने वाला कंपोनेंट मैटर करता है, और सारे रास्तों में जो डी आर है उसका सम जो होगा वही रहता है. ठीक है, सो आई होप, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जितना पास आए उतने यहाँ पे दूर गए सेम डिस्टेंस पे, तो उसका दोनों का सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है, तो ओनली डी आर मैटर्स. तो रेडियल फोर्स है, इसलिए कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा क्लोज लूप का फील्ड जो होता है, फोर्स भी 0 होता है, वर्क डन भी 0 होता है, इसीलिए फील्ड भी
जीरो होता है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। ये वर्क पावर एनर्जी में हम पढ़ते हैं रेडियल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड दिस इज ऑल्सो ए रेडियल फोर्स, जो हमेशा एक पॉइंट की तरफ या उससे अवे लगते हैं उसको रेडियल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता है जेई वह उसको पूछता है, ठीक है। गॉस लॉ होल्ड्स ट्रू, ठीक है। गॉस लॉ जो है ये कह रहा है कि इट होल्ड्स ट्रू। गॉस लॉ यहाँ पे ट्रू नहीं होता, गॉस लॉ इज ओनली ट्रू, और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो ये आप लिख लीजिए, गॉस लॉ इज ओनली ट्रू फॉर forces proportional to inverse square of distance। अब आप कहोगे कि लाइन चार्ज में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है और प्लेन चार्ज में तो प्रोपोर्शनल टू नहीं होता। नहीं, पर उसमें इंडिविजुअल की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² वो होता है, ठीक है। वो भी जो है उसका चूंकि कूलम्स लॉ 1/r² होता है तो उससे निकल के आता है, सारे चार्जेस मिल के आता है, ठीक है। तो उसी के लिए उसमें भी ये ट्रू है, ठीक। अब यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर नहीं, क्योंकि रूट के अंदर AR है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू नहीं होगा। आप इसको देख सकते हैं इजीली। तो ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई गया, ठीक है। तो आप एक सर्कल बना लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या है, सम 1/4 ε0 r³, ठीक है। सो KQ बाय r वेक्टर बाय r³ मैग्नीट्यूड में क्यों है r² इंटू 1 - √a/r, ठीक है। तो जब उसका E.dA का इंटीग्रेशन करोगे, सेंटर में हमने Q चार्ज रखा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई बाय r² हो जाएगा और 4πr² हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी Q बाय ε0, फ्लक्स की वैल्यू जाएगी 1 - √a/r, और दिस वैल्यू इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ r, ठीक है। फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होता है। गॉस लॉ इज फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू Q एनक्लोज बाय ε0, ठीक है। तो यहाँ पे r पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए गॉस लॉ ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गॉस लॉ इज नॉट ट्रू, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑब्वियसली ऑल स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, ओलंपियाड में भी कई बार आए हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और 1/r, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जैसे रिंग के केस में अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो रिंग के प्लेन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें 1/r³ के प्रोपोर्शनल है या 1/r के प्रोपोर्शनल है तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप धीरे धीरे टुवर्ड्स द सेंटर अवे फ्रॉम सेंटर हो जाता है, सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते, इंपॉर्टेंट चीज़ें गॉस लॉ नहीं लगा सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लोज लूप में हमेशा इंटीग्रल जो होगा उसका 0 होगा, और 4 से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो हमने बचपन में ही सीखा है, ठीक है। सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जब हम फंडामेंटल लॉ को अगर चेंज करें तो उसको कैसे उसमें मैथ्स लगा कैसे उसको सॉल्व करते हैं, और आपको ये समझ में आया, ठीक है। सीखें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे फ्लक्स का, जिसमें गॉस लॉ होल्ड ट्रू करता है, ये रहा। बहुत ही शानदार सवाल है बच्चों, आप इसको डेफिनेटली करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। सो आई होप ये सवाल आपने अटेम्प्ट किया, बहुत ही शानदार सवाल है, 3D का सवाल है और हमें करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं जल्दी से क्योंकि हमें समय कम है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, वी हैव टू सरफेसेस OABC। OABC जो सरफेस है हमारी वो XY प्लेन में है, ठीक है। दिस इज OABC, ठीक है। एंड OCDE, OCDE जो बच्चों वो ऑब्वियसली जो है हमारी सरफेस
वो वाई जेड प्लेन में, ठीक है, इन एक्स वाई एंड वाई जेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल लाइज इन द स्पेस एट पॉइंट पी, ठीक है, हमें एक चार्ज पार्टिकल दिया है जो किसी पॉइंट पी पर है, ठीक है, तो हमें ऑप्शंस करने हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये जो है ये स्क्वायर यहाँ पे क्यूब बनेगा, मेरे पास क्यूब तो है नहीं, तो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज अल्फा माइनस डेल्टा आर एंड अल्फा माइनस डेल्टा आर एंड डेल्टा आर एंड ए इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं ए कोमा जीरो, डेल्टा आर इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो मेरे पास क्यूब नहीं है, ठीक है, पर ये चीज़ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसे करें कैसे करें, हाँ। तो यहाँ पे ये जो है आपको दिखाने के लिए क्या करूँ कैसे इसको होल्ड करूँ, पर्सपेक्टिव ड्राइंग सीखी थी मैंने कॉलेज में, बट मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो कि ये एक्स एक्सिस है, मेरे पास पेन नहीं, ये जो पीछे वाली एक्सिस है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये जो नीचे जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ऑब्वियसली ये जो साइड की ऊपर जा रही है एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और जब हम राइट हैंड से एक्स क्रॉस वाई कर रहे हैं तो जेड एक्सिस मेरी अंदर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्रॉस वाई करते हैं तो बाहर की तरफ आती है जेड, और यहाँ पे अगर हम एक्स क्रॉस वाई करें, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और जब हम एक्स क्रॉस वाई कर रहे हैं और ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये नीचे जो वाला पॉइंट है ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। हमारी बात समझ में। सो बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बाहर जो निकल रही है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है जेड वाई एक्स, ठीक। मान लो ये क्यूब है, आंखों से देखो ये क्यूब है, ठीक है। तो ए कोमा जीरो, ए कोमा जीरो कौन सा पॉइंट होगा, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ए कोमा जीरो। अब इसमें से हमने एक्स थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ए एक्स थोड़ा कम कर दिया, वाई भी थोड़ा कम कर दिया, ठीक है, और जेड थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, जेड डेल्टा आर कर दिया, ठीक है। तो क्यूब के अंदर जो है ये जो हमारा कॉर्नर वाला पॉइंट है इसके थोड़ा सा अंदर चला गया, एक्स और वाई जो है वो हो गया ए से कम हो गया और जेड अंदर चला गया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है अगर इस क्यूब को मैं पूरा कर देता हूँ, एंड आई होप मैं इसको पूरा कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर इस क्यूब को मैं पूरा कर देता हूँ, अरे क्यूब को अगर मैं पूरा कर देता हूँ, तो क्यूब आपके लिए मैंने पूरा कर दिया, और तो ये जो पॉइंट है पॉइंट बी जो है हमारा, जो पॉइंट बी है ए कोमा जीरो, इससे थोड़ा सा अंदर इस क्यूब के अंदर इस जगह कहीं पे पॉइंट बी है, हल्का सा अंदर, ठीक है, थोड़ा सा अंदर गया कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर ये पॉइंट पी इस जगह है, ठीक है, देन फ्लक्स थ्रू ओ ए बी सी, ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस ओ ए बी सी, इसके पीछे वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स हमें निकालना है, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे अभी ये ऑप्शन थोड़ी सी देर में करेंगे, इसके बाकी वाली चीज देख लेते हैं, ठीक है। यही वाला पॉइंट के दूसरा बी ऑप्शन भी है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज सेम एंड ए इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा आर, फ्लक्स थ्रू ओ सी डी ई, ठीक है। तो ओ सी डी ई इस वाली सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो बाकी पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं बच्चों, तो ए बी सी डी ई हो गया है, तो अब यहाँ पे हम एफ और यहाँ पे हम जी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाली सरफेस से हमें निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बात है कि ये जो कोना है ये हमारा पॉइंट पी है एक तरह से, और ये वाली सरफेस से साइड वाली सरफेस से वाई जेड प्लेन वाली सरफेस से हमें बेसिकली फोर्स निकालना है, ठीक है। अब इसके बगल में मैंने एक और क्यूब रख दिया, मान लो ए कोमा जीरो पे ही, ठीक है, एक बगल में रख दिया, एक पीछे रख दिया, एक नीचे रख दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट से और मैंने चार ऊपर रख दी, तो ये पॉइंट जो है इस 8 क्यूब मिला के एक नया क्यूब बच्चों मैंने बना लिया। जैसे 8 क्यूब मिला के मैं नया क्यूब बना लेता हूँ तो इस पॉइंट से टोटल फ्लक्स निकल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट,
तो जब बाहर की तरफ सरफेस है, अब ये अंदर वाले तो खत्म हो गए, बाहर की तरफ ये जो 3 सरफेस है, ठीक है, तो 8 क्यूब में से हर क्यूब में कितना निकलेगा बच्चों? हर क्यूब में फ्लक्स निकलेगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये देखो, तो ये बेसिकली आपके पास 8 क्यूब है ऐसे, ठीक है, ये 8 क्यूब है, इसके बगल में एक और क्यूब रख दिया, ठीक है, इनके पीछे भी रख दिया, ठीक है, और इनके ऊपर भी रख दिया, एग्जैक्टली सेम तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा कांड हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो 4 क्यूब नीचे हैं ऐसे, ठीक है, ये जो हमारे 4 क्यूब नीचे हैं ऐसे, इनके ऊपर भी 4 क्यूब है, और ये इसके सेंटर पे पड़ा, ए जीरो पे पड़ा। तो जब सेंटर पे पड़ा है तो ऑब्वियसली ये जो बाहर वाली सरफ, सारा का सारा फ्लक्स इन्हीं से निकलेगा, सारा का सारा फ्लक्स 8 क्यूब में बराबर डिवाइड होगा। तो इस वाले क्यूब से टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अब बाहर वाली सरफेस कौन सी है? हमारे पास सरफेस हो गई ओ सी डी ई, ये बाहर निकलेगा इससे, इस वाली सरफेस से तो, पीछे वाली सरफेस एक्स वाई प्लेन वाले से तो अंदर जाएगा, ठीक है। नीचे वाली सरफेस कौन सी हो गई? नीचे वाली सरफेस हो गई ई डी जी एफ, ठीक है, ये सामने वाली ई डी जी एफ सामने वाली सरफेस हो गई। नीचे वाली कौन सी हो गई? ई ओ ए एफ, ठीक है। तो इस क्यूब से फ्लक्स निकल रहा है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, अगर ए कोमा जीरो पे रखा है, और ऑब्वियसली इन तीनों से क्या निकलेगा? उनका आधा, 1/3 निकलेगा। तो कितना निकलेगा इन तीनों से? अगर ए कोमा जीरो पे पड़ा है तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब सेंटर से अगर हम उसको हल्का सा मूव कर दें, सेंटर से हम क्या कर रहे हैं? उसको हल्का सा मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों सरफेसेस जो उससे बहुत दूर है, ठीक है, पीछे वाली तो उसके बिल्कुल पास में उसी के चार्ज के थ्रू जा रही थी जब सेंटर पे पड़ा था, तो इसको हल्का सा मूव कर दें तो इनसे फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वो जो एक क्यूब, 8 क्यूब से घेर के हमने एक चार्ज रखा है बीचों बीच, 8 से 1/8 निकलेगा। और जो क्यूब की जो 3 सरफेस जो एक्सटर्नल है, 3 अंदर है और 3 बाहर है, मेरे पास है नहीं 8 क्यूब, ठीक है, 3 अंदर है 3 बाहर है, तो जो 3 बाहर है सारा का सारा उन्हीं से निकलेगा और उनसे सिमेट्रिकली बराबर निकलेगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर बिल्कुल सेंटर पर रखा, सेंटर से हल्का सा मूव कर दे तो एक्सटर्नल पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब लेकिन सेंटर पे रखा था तो इन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इनके प्लेन में था, इन तीनों के प्लेन में था, ठीक है, तो इनका थ्रू फ्लक्स जीरो था, इधर भी गया बराबर गया, सब में बराबर गया, इन सब में। अब क्या है? इन तीनों से कितना निकला? क्यू बाय 25, तो टोटल कितना निकला इधर से? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन तीनों से मिला के अगर क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो क्योंकि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो बाकी तीनों से कितना निकलेगा? 7 क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। और एक से कितना निकलेगा? 1/3 निकलेगा, 7 क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। इसलिए ऑप्शन भी सही है। आ रही बात समझ में? भाई टोटल फ्लक्स जो है तुम्हारा, मान लो कितना है? 24 है, ठीक है। अब 24 का 1/8, नहीं, हाँ, 1/8 निकल गया, ठीक है। 24 का 1/8 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो बचा कितना? बचा कितना? 21, ठीक है। तो 21 जो है बाकी तीनों से निकलेगा, और 1/3 मतलब 7 7 7 सभी से निकलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 7 क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह 24 रख दो तो 7 आ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमने चार्ज को हल्का सा इधर शिफ्ट कर दिया, वैसे जीरो था, जैसे ही शिफ्ट किया 7 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ओके, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमने चार्ज को जो है किधर शिफ्ट किया? ए प्लस डेल्टा आर, ए प्लस डेल्टा आर और माइनस डेल्टा आर। मतलब पहले चार्ज को हमने आगे शिफ्ट किया था हल्का सा और अंदर शिफ्ट किया था, अब हम उसको थोड़ा सा बाहर शिफ्ट कर रहे हैं और पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, उसको हम माइनस जेड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हो गया बच्चों? इस क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। इस क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया।
तो इन तीनों से तो अभी भी उतना ही निकल रहा है, Q/24 ε0। तो सरफेस जो है हमारे पास OECD, ठीक है, OCDE, उससे तो अभी भी, क्योंकि हल्का सा ही तो शिफ्ट करें, माइक्रो डेल्टा आर मतलब स्मॉलर देना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इन तीनों से जो निकलेगा वो Q/24 ε0 ही निकलेगा। तो वो कहाँ से आया, Q/8 कहाँ से आया, तीनों का सम Q/8 वो कहाँ से आया, इन तीनों में जो घुसेगा वो भी कितना घुसेगा, Q/8 घुसेगा। तो तीनों सरफेस में कितना घुसेगा, हमारे पास सरफेस क्या दी गई है, OABC, OABC। तो इसमें जो घुसेगा कितना घुसेगा, इन तीनों में सिमेट्री से बराबर घुसेगा, कितना घुसेगा, Q/24 ε0 ही घुसेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हो जाएगा ABCD। ठीक है, तो थोड़ा सा 3D का सवाल था बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, बट आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, एक एनक्लोज्ड बॉडी से एक चार्ज क्यू एनक्लोज्ड की वजह से फ्लक्स निकलता है Q/ε0। ठीक है, एनक्लोज्ड एक बड़ा क्यूब है, बड़े क्यूब को अगर हम बांटते हैं तो हम उसको कितने क्यूब में बांटेंगे, हम उसको 8 क्यूब में बांटेंगे। ठीक है, कम से कम उसको अगर हमें बांटना है तो हमें 8 क्यूब में बांटना ही पड़ेगा, 2 क्यूब में या 4 क्यूब में नहीं बांट सकते, 4 ऊपर 4 नीचे। तो हर क्यूब से कितना निकलेगा बच्चों, Q/8 निकलेगा। हर क्यूब की एक्सटर्नल सरफेसेस कितनी है, हर क्यूब में जो सरफेस होती है बच्चों 6 होती है, 3 अंदर है 3 बाहर है। तो अगर उससे 1/8 निकल रहा है तो हर सरफेस से बाय सिमेट्री कितना निकलेगा, 1/24 निकलेगा। अब चार्ज जो है सेंटर से अगर हम 1 नैनोमीटर शिफ्ट कर दिया तो उससे सरफेस पे निकलने वाला चार्ज जो है मोटा मोटा बाहर निकलने वाला वही रहेगा। तो बाहर वाली सरफेस पे हमेशा चार्ज जो होगा वो Q/24 ε0 ही होगा। ठीक है, अब चूंकि उसको हमने शिफ्ट कर दिया है तो पहले जो चार्ज था वो 8 क्यूब में बराबर डिवाइडेड था, अब हमने उसको निकाल के एक क्यूब में डाल दिया है। ठीक है, तो वो जो 8 में से जो एक क्यूब में हमने डाला है उस क्यूब से टोटल निकलेगा Q/ε0। अब Q/8 तो बाहर वाली सरफेस से निकल ही रहा है, तो बाकी तीनों सरफेस से मिला के निकलेगा 7Q/8 ε0। तो एक से निकलेगा 7Q/24 ε0। ठीक है, अब जिस क्यूब में डाला है उसके सामने वाला, उसके अलावा कोई दूसरा क्यूब ले तो उनमें बाकी बाहर वाली 3 सरफेस से तो अभी भी Q/24 ε0 ही निकल रहा है। तो नेट तो फ्लक्स निकल नहीं सकता उससे, 0 होगा। तो इसका मतलब बाकी 3 सरफेस से अंदर जो जा रहा होगा वो Q/24 ε0 ही जा रहा होगा। ठीक है, सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मेरे पास क्यूब था नहीं, ठीक है, और क्यूब का ओरिएंटेशन वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाला अगर आपके पास कोई वो है, अमेजोन पे मिल रहा हो तो वो लेके आ जाऊंगा मैं, तो आपको बता दूंगा कि यहाँ पे पॉइंट है, लेजर वेजर से किसी बता सके। बट वेरी सिंपल, चार्ज अंदर है, बिल्कुल कोने के पास है, तो सामने वाले से Q/24 निकलेगा, बाकी सबसे 7Q/24 निकलेगा। चार्ज जस्ट बाहर है तो बाकी तीनों से अभी भी Q/24 निकलेगा, तो बाकी तीनों से अंदर Q/24 जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, अगेन ये एक फ्लक्स का बढ़िया सवाल है एंड आई होप आप इसे करें और अच्छे से करें, और फिर हम मिलके इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ पॉज करिए और डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये सवाल आपने अटेम्प्ट किया। तो पढ़ते हैं सवाल को जल्दी से। चार्ज शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज द टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, चार्ज शेल है, उसमें चार्ज क्यू है, नहीं दिया है तो ऑब्वियसली इट इज़ यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा हमें, रेडियस इसकी आर दी है। ठीक है, और उसके अलावा हमें ये कहा गया है यूनिफॉर्म मानना ही पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा ना, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम ये सवाल में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सारा चार्ज एक ही तरफ है तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी इशू। ठीक है, तो कभी कभी हमें यूनिफॉर्म मानना पड़ता है, कभी वो चाहता है कि हम उसको नॉन यूनिफॉर्म ना माने, तो आपको वकीलियत नहीं दिखानी है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, थोड़ा सा लेखक के दिमाग में जाके कहेंगे कि क्वेश्चन इतना एम्बिगियस क्यों होता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, सो अज्यूम इट इज ए यूनिफॉर्म चार्ज। ठीक है, गिवन फाई एज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ हाइट h। तो उसके थ्रू फ्लक्स नहीं निकालना हमें, शेल सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू निकालना है जिसकी हाइट h दी है, रेडियस स्मॉल r दी है, एंड विथ इट सेंटर सेम एज दैट ऑफ द शेल। तो दो कॉन्सेंट्रिक बॉडीज है, एक सिलेंडर है और एक क्लोज सिलेंडर है, तो सारी सर्फेसेस उसकी कंसिडर करनी है और एक शेल है। ठीक, तो सिलेंडर के थ्रू निकालना, सिलेंडर अगर शेल के अंदर होगा तो फ्लक्स नहीं होगा,
पूरी तरह बाहर होगा तो सारा का सारा फ्लक्स होगा, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे तो हमारी लंका लग जाएगी, बट इट्स ओके, वी विल डू इट। ठीक है, तो हियर सेंटर ऑफ सिलेंडर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स टॉप एंड बॉटम सर्फेस। हाँ, ज्योमेट्रिक सेंटर, ऑब्वियसली बात। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑप्शंस इज आर करेक्ट। ठीक है, निकालना। इफ एच इज ग्रेटर देन 2r and r is greater than r, then the total flux through the cylindrical surface is q by epsilon naught। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है, इसको जल्दी से हम बना के देख भी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शेल बना लिया हमारा। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर हमें कहा गया है उसकी हाइट जो है 2r से ज़्यादा है, उसकी रेडियस भी r से ज़्यादा है, इसकी r से ज़्यादा उसकी रेडियस है। ठीक है, तो अरे फिर से कलर चेंज हो गया, कलर चेंज करना है, चलो कर देते हैं। हमारा जो सिलेंडर है केस 1 में उसकी रेडियस r से ज़्यादा है और उसकी हाइट जो है वो अगेन इसको इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें और कॉपी को नीचे मूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसमें हम क्या बना लेते हैं, लाइंस बना लेते हैं। अच्छा, लाइंस बना लेते हैं। कैसी लाइन? वर्टिकल लाइंस। ठीक है, एक सेकंड, पहले इसको मूव कर लेते हैं। हाँ, इट्स ओके, इतनी भी कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो क्लियरली द सिलेंडर कंप्लीटली एनक्लोज द स्फीयर, क्योंकि उसकी हाइट भी टू आर से ज़्यादा है और उसकी खुद की रेडियस आर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में हम इजीली बोल सकते हैं कि हमारा जो सिलेंडर से फ्लक्स होगा वो स्फीयर से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा, इज गोइंग टू बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्लक्स जीरो है, एच इज लेस देन 8r/5 एंड रेडियस इज इक्वल टू 3r/5। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। तो हमारा जो है, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसको यहाँ पे हम ले गए। ठीक है, अब h इज नॉट इक्वल्स टू 2r, h इज लेस देन 2r, तो सिलेंडर जो है उससे स्फीयर बाहर निकलेगा एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3r/5। ठीक है, तो 3r/5 का अगर हमें सिलेंडर बनाना है, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम, अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको हम इधर ले आते हैं और इसको जो है हम इरेज कर लेते हैं और इसको जो सेलेक्ट किया था हमने अंडू करके किया था। अच्छा, हाँ, नई चीज़ करेंगे आज, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, इट्स ओके। ठीक है, कॉपी किया, इसको हम बगल में ले गए। अब उसके बाद जो है हमने इसकी सर्कल को सेलेक्ट किया, सर्कल को थोड़ा सा बाहर ले गए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो है वो हमने छोटा कर दिया। ठीक है, कैसे छोटा किया, उसकी रेडियस जो है अब वो 3r/5 है। ठीक है, तो पहले 2r से ज़्यादा थी, अब उसकी रेडियस जो है वो 3r/5, 3/5 ऑफ द दिस हमारा सर्कल है। ठीक है, 3/5 हो गई। ठीक है, अब और हाइट जो है 8r/5 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइनें खींचूँ तो दिस इज 3r/5 and this is basically 4r/5। तो क्लियरली ये जो है 3r/5 और 4r/5 मिला के कितना हो गया, r हो गया। ठीक है, तो इस बार क्या है
कि हमारा जो सिलेंडर है वो क्लियरली हमारे स्फीयर के पूरी तरह से अंदर है, तो इसलिए हमारा फ्लक्स कितना होगा, हमारा फ्लक्स होगा 0। तो सारा फ्लक्स जो है शेल का है, बाउंड्री पे है, सारा का सारा चार्ज बाउंड्री पे है। हमारे सिलेंडर के अंदर इस बार कोई चार्ज नहीं है। ठीक, थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, कोई बात नहीं, अगला फटाफट करते हैं। अब रेडियस जो है ग्रेटर देन 2r है, और ये जो छोटी हाइट जो है ग्रेटर देन 2r है, और छोटी वाली रेडियस जो है 3r/5 और 4r/5 है। ठीक है, तो इसको करते हैं। इस बार जो है हमारे पास ये, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वापस, ठीक है, अटेम्प्ट करेंगे। इसको पहले को पूरे को कॉपी करा, इसको ये किया, जल्दी से करते हैं। हाँ बच्चों, तो हमारे पास जो है ये अभी भी वही है। अब जो है हमारे पास, इसको अगर हम सेलेक्ट करें, ठीक है, इसको, अब वो क्या चेंज हुआ है, हमारा रेडियस अभी भी 3r/5 है, हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो इसकी हाइट जो है 2r से ज़्यादा है, तो ये ऊपर चला गया, इसकी हाइट भी 2r से ज़्यादा है, ये नीचे चला गया, और हमारी जो लाइंस है वो लाइंस, ये वाली लाइंस जो है, इसको हमने ऊपर करके इसको एक्सटेंड कर दिया, इससे मिला दिया, और ये वाली लाइन जो है इसको भी ऊपर करके अब हमने एक्सटेंड करके इसको नीचे से मिला दिया। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर कुछ चार्ज है और कुछ चार्ज जो है बाहर है। ठीक है, फ्लक्स वाले सवाल करने में मज़ा तो आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, कितना चार्ज है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारा लगता है सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, सॉलिड एंगल का। ठीक है, तो अगर आपके पास एक कोन है, इफ़ यू हैव ए कोन, ठीक है, जिसका, और ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ, जिसका एंगल, ये एपेक्स एंगल बोलते हैं, अल्फा है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड एंगल पूरा बनता है साई, ठीक है, पूरा सॉलिड एंगल एक स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई होता है। तो ये जो साई बनता है, इस साई की वैल्यू होती है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस अल्फा, शायद। ठीक है, शायद, बात समझ रहे हो, मेरे को पक्का नहीं है, देख लेते हैं। अल्फा जीरो करो, साई जीरो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अल्फा 90 करो, साई 2 पाई हो रहा है, अल्फा 180 करो, साई 4 पाई हो रहा है, सही है। ऑब्वियसली मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे को याद रहती नहीं चीज़। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड एंगल है। तो अब हमें जो फ्लक्स निकलेगा सिलेंडर से, वो किस वजह से निकलेगा, इस चार्ज की वजह से निकलेगा। ये एंगल अल्फा है, तो हमें साई निकालना होगा। ठीक है, तो हमारा अल्फा निकाल लेते हैं। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है 53, है ना। तो ये एंगल हो गया अल्फा, हो गया हमारा 37, सही करा ना। आर कॉस थीटा इक्वल टू 3r/5, तो 53 हो गया। तो अल्फा जो हो गया हमारा 37 हो गया। तो ऊपर से जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे से भी निकलेगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो टोटल सॉलिड एंगल हो गया हमारे पास 4 पाई 1 माइनस कॉस 37 होता है 4/5। तो हमारा फ्लक्स हो गया 4 पाई/5। ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो जाएगा Q/ε0, ये 4 पाई में निकलता है। ये किस में निकलता है बच्चों, 4 पाई में निकलता है। तो डिवाइड बाय 4 पाई पर रेडियन इंटू 4 पाई/5, तो ये हो जाएगा इंटू 1/5, 1/5 है ना। पे सॉलिड एंगल टोटल 4 पाई का 1/5 है, तो फ्लक्स भी 1/5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा, अगर रेडियस 3r/5 है तो ये होगा सही, और ये भी है सही, ये भी है सही। तो अगर इसका Q/5ε0 है तो ऑब्वियसली ये गलत ही होगा। अगर हम एंगल बढ़ा देंगे तो फ्लक्स तो बढ़ना ही है ना। ठीक है, तो अगर ये 4r/5 है रेडियस, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये 4r/5 है, ये 4r/5 है, तो ये 37 है, तो एंगल 53 है। ये एंगल 53, तो यहाँ पे -3/5 आएगा, -3r/5 आएगा, तो यहाँ पे 8 पाई/5 आ जाएगा, 8 पाई/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा
क्यू बाई एप्सिलॉन इंटू 2 क्यू बाई एप्सिलॉन इंटू 5 पाई। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता 2 क्यू बाई 5 एप्सिलॉन। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगेन फ्लक्स का सवाल था, अच्छा सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ सीखा आपने इस सवाल में? तो क्या था सवाल में, था क्या बच्चों? सवाल में ये था कि एक शेल है, सारा का सारा चार्ज शेल पे है, ठीक है, और एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकल रहा है? अब सिलेंडर कि अगर पूरी तरह से सिलेंडर शेल के अंदर है तो उससे फ्लक्स जीरो निकलेगा क्योंकि सारा चार्ज बाहर है। सिलेंडर पूरी तरह शेल से बाहर है तो उससे फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अगर वो एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो जो फ्लक्स निकलेगा उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? सॉलिड एंगल निकालना होगा। तो जो चार्ज सिलेंडर के एनक्लोज्ड है वही जो है फ्लक्स देगा। तो सिलेंडर के एनक्लोज चार्ज निकालने के लिए हमें सॉलिड एंगल निकालना होगा। तो हमने कौन बनाया, कौन बना के क्या किया बच्चों? कौन बना के हमने बेसिकली यहाँ पे ये निकाल लिया, इसका एंगल, इसका एंगल निकाल लिया, तो हमें इसका सॉलिड एंगल आ गया, वह हमारा 4π/5। तो 1/5 ऑफ द टोटल एंगल आया। 1/5 ऑफ द टोटल एंगल अगर आया तो इसका मतलब जो चार्ज निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1/5 निकलेगा। और फ्लक्स निकलेगा कितने का? Q/5 एप्सिलॉन निकलेगा। दूसरे केस में वो 8π/5 आया। 8π/5 जैसे आया मतलब हमने एक बार रेडियस बढ़ा दी ना, तो फ्लक्स जो है बेसिकली डबल हो गया। तो फ्लक्स जब डबल हो गया आपका तो क्या हुआ? वो ऑप्शन लेकिन गलत था। ठीक है, सो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने सीखा। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये डाइपोल का सवाल है और अच्छा सवाल है। आई होप ये आपको समझ में आए, आप इसमें कुछ सीखें और आगे बढ़े। ठीक है, मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूँ, प्लीज़ इसको पॉज कीजिए और डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप ये सवाल आपने किया होगा, काफ़ी अच्छा सवाल है, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं जल्दी से, खत्म करते हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट P0/√2 आई कैप प्लस जे कैप, उसका टोटल मैग्नीट्यूड होगा P0 और उसका डायरेक्शन हो गया ये। ठीक है, ओके, ठीक है, इज हेल्ड फिक्स्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा है। अच्छा मैंने पहले ओरिजिन पे बना लिया उसको। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दे, अच्छा दिखाई देना चाहिए ना, है ना, दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इस स्पेस में। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है? कांस्टेंट डज नॉट चेंज। अच्छा मेरा वो जो निकला था उसकी वजह से मेरे तार चुभ रहा है। ठीक, कांस्टेंट होता है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। यूनिफॉर्म होता है, इट डज नॉट चेंज विद स्पेस। हर स्पेस में हर पॉइंट पे सेम है। कांस्टेंट मतलब हर टाइम पे सेम है। कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मतलब हर स्पेस, हर पॉइंट पे, हर समय वो चीज़ सेम है। ठीक है, पता होना चाहिए यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट। ठीक है, ई नॉट दिया है, ये सब दिया है, तो मार्क कर लेते हैं हमारी चीज़ें। दिस इज दिस, दिस इज दिस। ठीक है, इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इस पूरी जो सर्कल है उस पर पोटेंशियल जो है हमारा कांस्टेंट है, सेंटर्ड एट ओरिजिन एज शोन इन द फिगर, रेडियस आर, आर इज मच मच ग्रेटर देन द डाइपोल साइज। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें आर निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हम जो है एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये है हमारा सर्कल, इस सर्कल पे हमारा जो है पोटेंशियल सेम है। ठीक है, मान लो डाइपोल, मानने में क्या जा रहा है, इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, डाइपोल जो है इस तरह से रखा गया है। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर होगी और यहाँ पे इधर होगी, बराबर ही होगा, सेंटर पर है। ठीक है, तो जैसे आप पॉइंट ए से ओ जाओगे तो आपका पोटेंशियल गिरेगा। ठीक, और जब ओ से बी जाओगे तो भी आपका पोटेंशियल गिरेगा। ठीक है, क्यों गिरता है पोटेंशियल? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, -E.dx होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता जाता है, डेल्टा वी, ई और डी एक्स सेम है। तो आप ए से बी जाओगे तो ऑब्वियसली आपका पोटेंशियल गिरेगा। अब ए और बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ए एंड बी आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अगर आप ए से बी जा रहे हो आपका पोटेंशियल जो है
वो क्या हो रहा है, गिर रहा है, राइट। ए से भी जा रहे हो, आपका पोटेंशियल जो है बेसिकली क्या हो रहा है, अगर गिर रहा है तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ई नॉट, जो यूनिफॉर्म फील्ड है, वो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ई नॉट का डायरेक्शन ये तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इसकी वजह से भी गिरेगा, तो इसलिए ई नॉट का डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। पी और ई का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा, क्योंकि पी की वजह से गिरेगा, ई की वजह से बढ़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई ई का डायरेक्शन का एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये भी तो हो सकता है ई वाई और ई एक्स, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट भी तो हो सकता है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट भी। अब यहाँ पॉइंट, इसको सी ले लेता हूँ मैं, सी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन होता है ये, डाइपोल की वजह से, और डी पॉइंट पे भी डायरेक्शन होता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डी, ठीक है। जब मैं सी से डी जाता हूँ तो हर बार डायरेक्शन पीछे की ओर होता है, तो ऑब्वियसली इसलिए क्या होगा हमारा, अगर हम सी से डी जा रहे हैं तो हमारा जो है वर्क डन जीरो होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इस लाइन पे डाइपोल की वजह से तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अगर हम इस लाइन पे मूव करते हैं तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ई वाई कंपोनेंट है तो उसकी वजह से फील्ड चेंज होगा, तो ई वाई कंपोनेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए ई नॉट का डायरेक्शन पीछे ही होगा, ए से ई जा रहे हैं, डायपोल के अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता पड़ जाता है बच्चों कि हमारा ई नॉट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, रेडियस आर की, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो हमें बेसिकली इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम करना है। कैसे करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसकी रेडियस कैसे निकालें, है ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है। पोटेंशियल हमें आता है डाइपोल की वजह से, क्या हमें पोटेंशियल की वैल्यू आती है, कोई बात नहीं, नहीं आती है तो निकाल लेते हैं, मुझे तो नहीं याद है बट इट्स ओके। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp बाय आर क्यूब, तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा v की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कम से कम मैग्नीट्यूड की वैल्यू, अगर इन्फाइनाइट पे हम जीरो माने ऑब्वियसली, तो वो हो जाएगी इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 kp/r²। गलत कर दिया ना, इंटीग्रेशन, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हो जाएगा kp/r², ठीक है। हरी बात समझ में, हरी बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अब जो है, अब क्या करना है, हमारा जो पोटेंशियल होता है वो होता है, कितना होता है, kp/r², ठीक है। आर डिस्टेंस पे, इन्फाइनाइट पे जीरो है, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, kp/r²। इन्फाइनाइट पे जीरो है तो यहाँ से यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, kp/r², तो यहाँ से यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -kp/r², ठीक, क्योंकि इन्फाइनाइट से इधर से तो आएगा और इधर अपोज करेगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हमारा डेल्टा भी आया, अरे बात समझ में आई ना, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, एक तरफ पॉजिटिव होगा दूसरी तरफ नेगेटिव होगा, पीछे वाले को अट्रैक्ट कर रहा है आगे वाले को रिपेल कर रहा है, तो वो हो जाएगा 2kp/r², ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा ई नॉट इंटू 2r, और ये जो r है ये, इसको भी मैं कैपिटल R लिख सकता हूँ, ये दोनों डिफरेंस बराबर होना चाहिए, क्यों, एक वजह से बढ़ रहा है दूसरी वजह से घट रहा है, और दोनों का सम जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को बराबर करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज ड्यू टू डाइपोल, दिस इज ड्यू टू ई नॉट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास kp/r², 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल्स टू ई नॉट इंटू आर, दैट गिव्स मी, क्या पूछा है, मैं रेडियस पूछिए, तो r इज इक्वल्स टू kp/e
टू द पावर 1/3। के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन होती है, के पी बाय ई इंटू, तो दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। ठीक, तो अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला। ठीक है, कैसे निकाला, हम उसकी एक्सिस पे मूव किए। अगर हम उसके एक्सिस पे मूव किए तो हमने देखा कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो हम पीछे से आगे जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ई नॉट का एक कंपोनेंट डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आता है एक्सिस पे, उसका अपोजिट होगा। फिर हमें प्रूव करना था कि वाई डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा। तो वाई डायरेक्शन में मूव करने से डाइपोल का पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, अब हमें रेडियस निकालनी थी, तो दोनों की वजह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। पीछे वाले पॉइंट और आगे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आया, के पी बाय आर स्क्वायर आया। के पी बाय आर स्क्वायर, तो दोनों जगह पोटेंशियल बराबर नहीं होता, ऑब्वियस सी बात, एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा। वो इन्फाइनाइट से आ रहा है, इधर इन्फाइनाइट से आने में अपोज करेगा, इधर फेवर करेगा, दोनों को बराबर कर दिया, हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी सेम। तो ये जो है क्लियरली गलत दिख रहा है मुझे, पर देख लेते हैं। तो डाइपोल मैंने एक्सिस घुमा दिया, तो देख लेते हैं, 2 पॉइंट देख लेते हैं। ये हमारा पी का डायरेक्शन है, ये हमारा ई नॉट का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 kp/r³। यहाँ पे ई नॉट, यहाँ भी सेम होगा, ए बी पे सेम होगा, तो हो सकता है हर जगह सेम हो। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर kp/r³, और इसकी वजह से होगा प्लस ई नॉट। ये और ये तो क्लियरली अलग अलग है। अरे ये और ये जो है दोनों चीज़ें अलग अलग है। अब आप कहोगे नहीं सेम आ सकती है, r³ की वैल्यू डालो। ठीक है, तो r³ की वैल्यू जो थी वो थी हमारी kp/e0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे kp/e0 की वैल्यू डालें, ठीक है, तो r³ की वैल्यू थी kp/e0, तो यहाँ पे kp/e0 डालोगे तो 2e0 तो यहाँ पे नेट फील्ड इधर आ गया e0, यहाँ भी आ गया नेट e0। यहाँ पे kp इसकी डालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r³ kp/e0 तो e0, तो यहाँ पे क्या आ गया, इस तरफ 2e0, इसका इधर आ रहा था e0, इसका इधर आ रहा है 2e0। ठीक है, अरे अलग आ गई ना। ठीक, अब तो भरोसा है, थोड़ा भरोसा करो टीचर पे। ठीक है, तो क्लियरली ये जो है हमारा ऑप्शन जो है गलत दिख रहा था, गलत है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज दिस मच। ठीक है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी E0, कैसे कि kp/r³ बराबर E0 है, kp/r³ इक्वल्स टू E0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2E0 2kp/r³ होता है, तो 2E0 होगा इधर, और इस तरफ E0 है, तो नेट E0 आ गया। ठीक है, तो E0 तो नहीं है, ये जो है √2E0 प्लस √2E0, 2E0 है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, 2E0 बी पे आता है। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रिक पॉइंट एट पॉइंट बी इज 0, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इधर E0 है और इधर ही kp/r³ है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। बी पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2E0, ये है, दिस इज द वैल्यू विथ माइनस साइन, ई बी इक्वल्स टू एक्चुअली माइनस √2E0 आई कैप प्लस जे। ठीक है, ये वैल्यू है बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की है वैल्यू E0/√2 आई कैप प्लस जी कैप। ये ऑप्शन यहाँ पे अगर होता तो सही होता। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था बच्चों, मुझे तो इसको करने में बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो क्या सवाल क्या था, सवाल में हमें ये दिया गया था बच्चों कि भाई हमारे पास जो है एक इलेक्ट डाइपोल है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों की वजह से हमें एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए हमने देखा कि एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के एंटी पैरेलल होगा, दूसरा कंपोनेंट जीरो होगा।
वो हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे गए तो उसमें जो पोटेंशियल में चेंज होगा दोनों की वजह से इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो उससे हमने उसकी रेडियस निकाली। हमने जैसे उसकी रेडियस निकाली और हमने देखा कि डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाय आर क्यूब का मैग्नीट्यूड ई नॉट के बराबर है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। ठीक, फिर हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है, तो हमने देखा एक्सिस पे दोनों पॉइंट पे एक तरफ ई नॉट है, दूसरी तरफ टू ई नॉट है, तो टोटल ई नॉट हो गया। जब हम एक्सिस पे जाते हैं तो दोनों मिल जाते हैं, ई नॉट और ई नॉट, तो टू ई नॉट हो जाता है। एक तरफ ई नॉट है, एक तरफ टू ई नॉट है, ठीक है, एक्सिस पे ई नॉट है, इक्वेटर पे टू ई नॉट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसने पहले का बराबर है, फिर इसने खुद ही ऑप्शन दे दिया कि अलग अलग, ठीक है, तो यही समझ जाना चाहिए। फिर ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इसने वैल्यू निकाली, वो वैल्यू इसने कहा कि उसका मैग्नीट्यूड टू ई नॉट आएगा। हमने देखा एक्सिस पे जो है वो ई नॉट आ रहा है। फिर इसने इक्वेटर पे जीरो निकाला, हमने देखा ना इक्वेटर पे फील्ड जीरो नहीं आ रहा, बल्कि एक्चुअली इक्वेटर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टू ई नॉट आ रहा है। ठीक है, सो आई होप ये सवाल आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, और इसी तरह से आप सवाल करते रहें इलेक्ट्रोस्टैटिक की और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अभी हमारे पास समय कम बचा है, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। और बने आप आगे बढ़ें, अच्छी कंपनी चलाएं, मेहनत करें, मेहनत करना सीखें, जे एडवांस की तैयारी करें, अच्छे दूसरे लाइक माइंडेड स्मार्ट लोगों से मिले और बड़े बड़े काम करें, अपने टीचर को याद रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा हमेशा खुश रहें। ठीक है, तो PW की ओर से थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप एडवांस में इसका यूज़ कर पाएँ, अलग सर का जो विज़न है उसको साकार करें और आगे बढ़ें। चलिए बच्चों, थैंक यू।